हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप भी बहुत स्वस्थ होंगे। आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हर एक लेक्चर में 25 बेहतरीन प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा व्यापक तौर पर, और कोशिश ये रहती है हर एक लेक्चर में कि कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझ लिया जाए, जो भी फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लिया जाए, सो दैट अगर आपके एग्ज़ाम में हमने जो भी प्रश्न डिस्कस किया है या कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आप बहुत सरलता पूर्वक उनको सॉल्व कर पाएँ। सो दिस इज़ माई पर्पस एट माई एंड एंड आई होप you are accordingly preparing for your examination. So whatever exam you have in future, make so that you qualify your exam so that you achieve your dream. So from my side I am trying my best. मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें सरलता से याद होती चली जाएं। आपको भी अपने तरफ से पूरा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता मिलनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ से मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, बेस्ट रिसोर्सेज जो है पिनाकल आपको प्रोवाइड कराती है। अगर ये किताबें जो हैं बेस्ट बुक्स ऑफ द मार्केट अगर आपके पास हों भी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इनका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए किताबों का अच्छे से अध्ययन करना, उनको समझना, पढ़ना, बार बार रिवीजन करना, जिस पे मैं हमेशा जोर डालता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ट मटेरियल आप तक पहुंचाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन मटेरियल को अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, उसको आपको फुलफिल करना है। ठीक है, तो आज फिर से 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आज जो प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी बुक है? वो आपकी 6500 TCS, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ SSC एस्पिरेंट है। ये मैं बेझिझक कह सकता हूँ, क्योंकि आप में से हर एक स्टूडेंट के पास, अभी आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है 90% के पास ये बुक जरूर होगी, क्योंकि समटाइम्स इट्स बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम विदाउट दिस 6500 TCS MCQs। सो फैंटास्टिक TCS MCQs। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बुक की खासियत है वो क्या है? इट इज़ नॉट मियरली MCQs। ये केवल MCQs नहीं है। MCQs तो कोई भी कहीं से दे सकता है, आप भी कहीं से पढ़ सकते हैं, कहीं भी दुनिया भर के रिसोर्सेज होते हैं वहाँ से आप MCQs देख सकते हैं। लेकिन नहीं, ये जो MCQ है ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? पिनाकल की जो 6500 TCS के MCQs है, उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो उसको डिफरेंट बनाता है। ठीक है, सो आप 6500 TCS के MCQ यहाँ देख रहे हैं, हर एक MCQ में एक सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन जो है 5-7 लाइन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन यूनिक कैसे है? आप कहेंगे सर सॉल्यूशन तो जो भी MCQ हम लोग देखेंगे वहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय पिनाकल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिलेवेंट कंटेंट विच कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, सो रिलेवेंट कंटेंट कैसे पता चलेगा? पिनाकल की बुक के बारे में एक खासियत है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। पिनाकल की बुक जो है टीचर्स के द्वारा बनाई जाती है, टीचर्स के सुपरविजन्स में बनाई जाती है। हमारी बुक केवल ऐसी नहीं है कि कंटेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये टोटल जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ वैलिडेशन के बाद जो है बुक पिनाकल की आती है, और वैसे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो अगर पिनाकल की बुक आप पढ़ रहे हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। आई कैन एश्योर यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक। ओके, आपको निश्चित ही इससे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ओके, सो आज फिर से डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। ये बुक आपके पास होगी, ये 5th एडिशन की बुक है, हाईली अप टू डेटेड बुक है। सितंबर 2023 में जो एग्जाम्स हुए हैं वो सारे इसमें कवर हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश की बुक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी की बुक है। ठीक है, ये बुक बारे में बता दिया। अगर आपको ये बुक ऑफलाइन नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, पिनाकल की वेबसाइट से भी आप इस बुक को मंगा सकते हैं। आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो कौन से हैं? वो इकोनॉमिक्स से। लास्ट कुछ क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बहुत ही फैंटास्टिक ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहूँगा। इकोनॉमिक्स को मैं डिवाइड करता हूँ 80-20 में। 80% ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, 80% ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ईजी होता है, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और काफ़ी आसानी से इसके प्रॉब्लम्स को, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। 20% जो इकोनॉमी है वो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, टफ होता है क्योंकि इसमें जो प्रश्न आते हैं, आप जानते हैं डिमांड सप्लाई, कॉस्ट प्रोडक्शन, ये सब थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं। तो वैसे प्रश्नों के बारे में आप नहीं सोचेंगे। आपको ज़्यादा किसके बारे में सोचना है? आपको ज़्यादा सोचना है ये 80% के बारे में। इन सारे प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, इनको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वी हैव टू थिंक ऑफ
दोज क्वेश्चंस विच कैन इजिली बी सॉल्व्ड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी एकदम टॉपर वाली होनी चाहिए। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू टॉप दिस एग्जामिनेशन। आप ही में से कुछ जो लोग हैं वो एसएससी जो आने वाला एग्जाम है उसमें टॉप करेंगे। सो आप में से वो लोग टॉप करेंगे जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार रिवाइज कर रहे हैं। वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, वो सुपरमैन नहीं है, लेकिन वो मेहनत बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू टॉप इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आता है आज के क्लास का, जो कि कॉन्सेप्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है, सो मांग, आपूर्ति एंड अवधारणा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मांग आपूर्ति की अवधारणा। ठीक है, सो मांग आपूर्ति जानते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई है, दीज आर द बेसिस ऑफ मार्केट। ठीक है, जो बाजार है वो कैसे चलती है, बाजार में जब डिमांड उत्पन्न होता है तभी तो सप्लाई होती है। मान लो कोई चीज़ की डिमांड नहीं है मार्केट में, तो क्या उस चीज़ की सप्लाई करेंगे बिजनेस जो हाउसेस हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, सो डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल भी है। कोशिश करेंगे जितना समझ पाए उतना समझेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मैं अपने हर एक विद्यार्थियों को कहता हूँ कि बहुत प्रेशर नहीं लेना है चीज़ों को। अगर आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एमसीक्यूज लगाइए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अनेकों तरीके हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के, आपको जो तरीका सूट करता है उसको अपनाइए। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको जो भी तरीका लगता है, हाँ मुझे ये सूट कर रहा है, वो सूट कर रहा है, उसको अपनाइए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर with very first question. Okay, the simultaneous shift of both the demand curve and the supply curve can happen in which of the following ways? क्या कह रहा है? Simultaneously shift of both the demand curve and the supply curve. ठीक है, simultaneously shifting of demand curves and the supply curves can happen in which of the following ways? ठीक है, can happen in which of the following ways? मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों का एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? ठीक है, पहला क्या है? सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। ओके, सो सप्लाई कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, तब जो है दोनों साइमल्टेनियसली शिफ्ट हो सकते हैं। पहला है। दूसरा है बोथ सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, दोनों जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें। ठीक है, तीसरा है सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, सो तीन कंडीशन आपके दिए गए हैं। पहले हैं पूर्ति वक्र जो है बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट होता है। बहुत बढ़िया, क्लियर। दूसरा है पूर्ति और मांग दोनों वक्र जो है बाईं ओर शिफ्ट होते हैं। और तीसरी ऐसी परिस्थिति दी गई है पूर्ति वक्र दाईं ओर और मांग वक्र जो है बाईं ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, बाईं ओर शिफ्ट होता है। ओके, सो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, केवल एक 2 3। ठीक है, सी है 1 और 2 और डी है 2 and 3, मतलब 2 और 3। What would be the right answer of this questions? So डिमांड एंड सप्लाई से बहुत अच्छा प्रश्न जो है आपसे पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, आपको बताना है बेसिकली कि वो कौन सी परिस्थिति है जहाँ पे मांग वक्र और जो पूर्ति वक्र है दोनों एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग है ये तीनों परिस्थिति में हो सकता है। ऑब्वियसली आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि जब सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, तो उस समय जो है डिमांड कर्व और जो सप्लाई कर्व है दोनों जो है साइमल्टेनियसली शिफ्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका बोथ कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, इस समय भी दोनों शिफ्ट होते हैं। और जब दोनों कर्व जो है दाहिनी ओर, ठीक है, शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी जो है दोनों कर्व साइमल्टेनियसली शिफ्ट होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा 1 2 and 3। ठीक है, तीनों जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर, राइट उत्तर जो है तीनों हो जाएगा। ओके, ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज मेड टू डिटरमाइन द, ठीक है, मेड टू, एजम्पशन की बात हो रही है, कुछ एजम्पशन है यहाँ पे, इज मेड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी।
लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स फॉर फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई गई है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई गई है। ठीक है, कौन सी धारणा बनाई गई है। ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सी धारणा बनाई गई है? काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया आपसे। What would be the right answer of this question? Okay, so 1 and 2. पहला क्या है? A constant final goods price and constant rate of interest over short run are assumed. Okay, मतलब अल्पकाल में नियत अंतिम वस्तु की कीमत और नियत ब्याज दर को मान लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या कहता है? अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई गई है। ठीक है, अगर समस्त मांग के स्तर को, ठीक है, डिटरमाइन करना है तो कौन सी धारणा जो है बनाई गई है? पहला धारणा है अल्पकाल में नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज के दर को मान लेते हैं कि ये ब्याज दर ये होगा। और दूसरा है समस्त पूर्ति पूर्णतः लोचदार माना जाता है, मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई है इज एज्यूम टू बी perfectly elastic, assume to be perfectly elastic, clear, perfectly elastic, only 2, only 1, neither 1 nor 2, both 1 and 2, both 1 and 2, both 1 and 2। क्या आंसर हो जाएगा? यस, यस, द राइट आंसर विल बी। सो इकोनॉमिक्स के इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ आपको फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मेमोराइज करना पड़ेगा। सो इस तरह के जो प्रश्न हैं उसमें जैसे भी आप चीज़ों को याद कर सकें आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। ओके, 80-20 का रेशियो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सो 80-20 का जो रेशियो है उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन लीव दिस पोर्शन एंड यू कैन रिमेंबर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 80% तो याद कर सकते हैं, 80% बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होता है, वो याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, 1 भी और 2 भी, बोथ 1 एंड 2। क्लियर, बोथ 1 एंड 2। ओके, so which of the following demand for money arises mainly due to the uncertainty of future receipts and expenses? Okay, मुद्रा की वो कौन सी मांग है जो मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है? मुद्रा की मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। सो पहला है ट्रांजैक्शन, मतलब व्यवहार, फिर है जेनरिक, स्पेकुलेटिव एंड प्रिकॉशनरी। व्यवहार, जेनरिक, काल्पनिक और एहतियाती। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पे बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड फॉर मनी अराइजेस मेनली ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, सो भविष्य के बारे में कि भविष्य में आपके पास क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर के रिसीप्ट्स और एक्सपेंसेस, मतलब आपके क्या पैसे आपके पास आएंगे, क्या खर्चे आपके होंगे, ये क्या है? अनिश्चित है, अनसर्टेन है। सो अनसर्टेन स्थिति जब बनती है कि भविष्य में हमारे पास क्या धन होगा, क्या उसका मैं खर्च करने वाला हूं, ऐसी परिस्थिति में जो है प्रिकॉशनरी डिमांड, मतलब एहतियाती, मतलब आप देखते होंगे कि जब भी मार्केट में इस तरह की कोई न्यूज़ फैलेगी, ठीक है, कोई भी न्यूज़, जैसे कि एक कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए कि मार्केट से जो कोई भी एक प्रोडक्ट जैसे मानते हैं कि नमक है, मार्केट से नमक गायब होने वाला है, तो क्या होगा? ये स्पेकुलेशन है, भविष्य के बारे में हमें नहीं पता है, ये न्यूज़ फैल गई, बट वी आर नॉट सर्टेन, मीन्स वी आर अनसर्टेन ऑफ फ्यूचर रिसीप्ट एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो भविष्य में
क्या नमक, अगर सॉल्ट का एग्जाम लेते हैं तो कितना हमारे पास होगा, कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें नहीं पता है, तो हम जो है डिमांड बढ़ा देंगे आउट ऑफ फियर। ठीक है, सो ये जो भविष्य के रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस हैं, अगर ऐसी परिस्थिति में ये चीज़ें आपको नहीं पता है, सो आपकी प्रिकॉशनरी यानी कि जो एहतियाती डिमांड है वो क्या होती है, वो राइज कर जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये राइज कर जाएंगी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी दो प्रकार की होगी, क्या होगी, एक होगी रिसिप्ट्स की, आपको रिसिप्ट्स के बारे में नहीं पता है क्या रिसिप्ट्स होगी, और दूसरा क्या है, एक्सपेंसेस, मतलब आपके खर्च के बारे में भी आपको नहीं पता है। ठीक है, सो रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस बोथ विल बी द आंसर। ठीक है, बोथ विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई। क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में आपको पता लगाना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, असत्य कथन की पहचान करें, मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, पहला क्या है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी अलोन इन एन इकोनॉमी डिटरमाइंस द ओवरऑल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी अलोन इन एन इकोनॉमी डिटरमाइंस द ओवरऑल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, आपको क्या स्टेटमेंट पता करना है, आपको पता करना है बेटा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान देखिएगा, जो भी ये वर्ड है फॉल्स और ट्रू, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। एग्जाम्स हॉल में कई बार क्या होता है, फॉल्स को हम लोग ट्रू समझ बैठते हैं और उससे एग्जैक्टली जो है हम गलत आंसर मार्क करके चले आते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट के अगर एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस सो दैट यू डू नॉट मार्क अ रॉन्ग आंसर। ओके, सो पहला हो गया। दूसरा क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, मतलब एक अर्थव्यवस्था में अकेले पैसे का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था के समग्र तरलता निर्धारित करता है। ठीक है, सो मनी अलोन कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। दूसरा है कमर्शियल बैंक्स यूज प्राइमरी डिपॉजिट टू क्रिएट क्रेडिट। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक जो है क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए प्राथमिक जमा का उपयोग करते हैं। वाणिज्यिक बैंक जो है क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट बनाने के लिए प्राथमिक जमा का उपयोग करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक यूज प्राइमरी डिपॉजिट टू क्रिएट क्रेडिट। ओके, क्लियर? सी, द मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ओके, इट इज ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है। जो बैंकों के पास मनी है वो मनी सप्लाई में नहीं काउंट होता। मनी सप्लाई मतलब जो मार्केट में मनी है, जो पब्लिक के पास मनी है, वो मनी सप्लाई का पार्ट होता है। मनी सप्लाई में हमने देखा है, आगे भी मनी सप्लाई वाले क्वेश्चन में जो मॉनेटरी पॉलिसी जब हम लोग करेंगे उसमें से बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, ठीक है। चौथा है क्रेडिट मनी रेफर्स टू मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। क्या कह रहा है, क्रेडिट मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसका धन मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक है, जिसका धन मूल्य जो है वास्तविक मूल्य से अलग है। क्या कह रहा है, क्रेडिट मनी रेफर्स टू मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी मनी। ओके, वेरी गुड। सो इसमें फॉल्स कौन सा है, देखिए मैंने आपको याद है जब भी मैंने आपको आपका लेक्चर लिया तो एक स्टेटमेंट, कुछ जो कॉमन स्टेटमेंट्स है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसमें से एक कॉमन स्टेटमेंट आपको याद होगा अगर आपने लेक्चर्स को लगातार देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जो है ना बेटा वो गलत होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट। यहां मैं लिखता हूं एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जो होता है ना, क्या होगा, ये जनरली रॉन्ग होगा। मैं जनरली कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कई एक एमसीक्यू में ये सही भी हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में, जैसे कि मैं आपको कहूं कि आप चोर हो, ये क्या, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है ना, मुझे नहीं पता आपके बारे में, मैं आपके बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत जान के भी बोलना। जैसे कोई इंसान मेरे पास है जिसको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डिसऑनेस्ट है, कुछ उसके एस्पेक्ट को जान के आप कोई फाइनल जो स्टेटमेंट है वो नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिसको आप मान लीजिए कह रहे हैं कि जो डिसऑनेस्ट है,
ठीक है, हो सकता है उसको फोर्स किया जा रहा हो, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हो। सो एक्चुअली ये सब एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं। और जनरली आप देखेंगे लाइफ में भी, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में भी ना जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एब्सोल्यूट वो रॉन्ग होते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो अपने घर पे होते हैं तो आपको क्या आता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है, दैट पर्सन डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर सर्कमस्टांसेस। आप किस सर्कमस्टांस में पढ़ाई कर रहे हो, आपके लैंडलॉर्ड से आपकी प्रॉब्लम हो रही है, आपके आसपास के जो लोग हैं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके लाइब्रेरी में इशूज़ हैं, गर्मी के मौसम में गर्मी लग रही है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं स्टूडेंट की लाइफ में, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तमाम ऐसे स्टेटमेंट्स है। सो कोई ये कह सकता है क्या कि तुम पढ़ते नहीं हो, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सो इसलिए मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जो होता है वो जनरली रॉन्ग होता है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ही है। दैट इज वाई आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सीधा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट डिटरमाइंस द ओवरऑल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सो ये जो स्टेटमेंट है डिटरमाइंस, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट टर्म है, मतलब यही डिटरमाइन करता है, ये क्या है, एब्सोल्यूट टर्म है, एंड हेंस इट इज रॉन्ग। ओके, एंड हेंस इट इज रॉन्ग। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आर कॉल्ड नैरो एंड ब्रॉड मनी। तो आपको बताना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन सा नैरो मनी है और कौन सा ब्रॉड मनी है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई आपने पढ़ाया था आपको मैंने, मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई में हमने पढ़ा था M1, M2, M3, M4। ठीक है, और इसमें एक ब्रॉड मनी है और एक नैरो मनी है। ब्रॉड मनी मतलब बेसिकली जिसमें जो पैसा है वो बहुत सारे सेक्टर से है और वो व्यापक पैसा है, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। नैरो मनी नहीं, जैसे मैं कहूँ कि बैंक के पास जो पैसा है, केवल बैंक के पास पैसा है, क्या ये ब्रॉड मनी हो सकता है? नहीं। अगर ब्रॉड मनी है तो बैंकों के पास पैसा, पोस्ट ऑफिस के पास पैसा, पब्लिक के पास जो पैसा है, सर्कुलेशन में जो पैसा है, ये सारे इन्वॉल्व होंगे तब जाके ये ब्रॉड मनी होगा। ऐसे तमाम डेफिनेशन जो है हमने पहले भी कवर किए हैं। सो यहाँ पे आपको बताना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें नैरो मनी और कौन सा ब्रॉड मनी है। ठीक है, सो इधर वाले आपको नैरो देखना है और इधर वाले ब्रॉड देखना है। बताइए कौन सा नैरो और कौन सा ब्रॉड है। M1 एंड M3, M1 एंड M2, M0 एंड M3 और M3 एंड M4। ठीक है, चार ऑप्शन है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर है इसका M1 एंड M3। ठीक है बेटा, M1 M3। सो M1 क्या है? M1 जो है वो नैरो मनी है। ठीक है, इट इज अ नैरो मनी। नैरो M3 क्या है? इट इज अ ब्रॉड मनी। ठीक है, इट इज अ ब्रॉड मनी। याद रहेगा आपको, आसान है, बहुत टफ नहीं है, आपको सिंपल है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट गुड। ठीक है, सो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्राइवेट गुड और एक आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पब्लिक गुड। प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड। क्लियर? प्राइवेट गुड and public good. A good that is available to everyone to consume regardless of who pays for it and who does not. ठीक है, एक वस्तु जो उपभोग करने के लिए सभी के लिए उपलब्ध है, इस पर ध्यान दिए बिना कौन इसके लिए भुगतान करता है और कौन नहीं करता है। ठीक है, स्पिल ओवर बेनिफिट। ठीक है, तो तीसरा है आपका नॉन ड्राइवर इन कंजम्पशंस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। ओके, और चौथा है अ गुड दैट इज कंज्यूम्ड बाय सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड। ठीक है, सो ध्यान देना है, क्या पढ़ रहा है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो भी प्रश्न पूछा जाए उसमें जो आपके पास जो कीवर्ड है उसको आपको माइंड में रखना है कि क्या क्वेश्चंस मैंने पढ़ा है। क्या है कीवर्ड यहाँ पे? यहाँ पे कीवर्ड है प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड कौन सी चीज़ें होती हैं जो सबके लिए अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, जैसे मेरी कार है, वो क्या है? मेरी प्राइवेट कार है, वो प्राइवेट गुड है मेरी, ये मैं आपको चलाने को नहीं दे सकता हूँ या आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मेरे मूड के ऊपर, है ना। अगर आप टॉप करोगे इस एग्जाम में, मैं कार ही दे दूंगा कि लो चलाओ भाई, है ना। तो वो तो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या वो ऐसा गुड है क्या कि आप खुद में खुद आएँ और चलाना स्टार्ट कर दिए? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे कि पब्लिक गुड्स होते हैं, जैसे कि रोड है, सड़क है, ठीक है, उस पर क्या मैं मना कर सकता हूँ कि नहीं आज तुम नहीं चलोगे, आज इसमें मैं चलूँगा? पार्क है, क्या मैं उसमें मना कर सकता हूँ क्या कि पार्क में आप नहीं टहलोगे?
सो पब्लिक गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल एक पर्सन के द्वारा जो है दूसरे पर्सन को उसके इस्तेमाल से वंचित नहीं करता है, ठीक है। सो इफ आई यूज द पार्क इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट यूज दैट, यू कैन ऑल्सो यूज दैट, you can also use that, use the park, okay, you can also use the road, okay. So this is the pure definition of public goods. So private goods क्या होगा, private goods क्या है, it is consumed by single person or household, एक घर या एक व्यक्ति जो है इसको यूज करता है, ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, प्राइवेट गुड्स कहते हैं। क्या आंसर डी हो जाएगा, वह वस्तु जो किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उपभोग की जाती है, ठीक है। एक वस्तु जो है जो किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा उपभोग की जाती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइवेट गुड्स, ओके। ओके, सो नाउ वी विल डील विथ कॉस्ट। क्या हम लोग करेंगे अब हम लोग करेंगे नई टॉपिक, कॉस्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मार्केट, ओके। सो काफ़ी महत्वपूर्ण है मार्केट के दृष्टिकोण से, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, लागत, उत्पाद, खपत और बाजार। तो बाजार जो है, ठीक है, कॉस्ट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे ही चलता है। मार्केट में कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और फाइनली जो है उसका कंजम्पशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट निर्धारित होगी, कंजम्पशन नहीं होगा तो मार्केट क्या है, नहीं चल पाएगा, ठीक है। सो इससे रिलेटेड एमसीक्यू अब हम लोग देखेंगे, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने लेक्चर किया था आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मैंने बताई थी, ओके। कह रहा है अचल पूंजी के उपभोग को किस रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अचल पूंजी क्या है, जो कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कार है, क्या है वो, कैपिटल है, ठीक है। उसके इस्तेमाल को क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास मतलब डिप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट, एप्रिसिएशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ओके। सो एक कैपिटल है आपका, कैपिटल कुछ भी हो सकता है, कैपिटल मान लेते हैं कि एक कार है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक कार है। इसका अगर आप कॉन्टिन्यूसली, ये क्या है बेसिकली, कार आपका कैपिटल है, ठीक है, पूंजी आपकी कैपिटल है। इसका आप लगातार यूज करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या इसमें मूल्यह्रास होगा, क्या मान लेते हैं कि 2023 में आपने कोई कार खरीदी, 2026 में क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी जो उसकी 2023 में वैल्यू थी, ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप जब उस कार को यूज़ कर रहे हो तो वो सेकेंड हैंड हो गया, पुरानी हो गई, और पुरानी हो जाने के बाद चीज़ें जो हैं सस्ती बिकती हैं। क्यों बिकती हैं, क्योंकि उसमें उसके मूल्य में ह्रास होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। सो मूल्य में कटौती होगी क्योंकि उसका इस्तेमाल हो चुका है, और इस्तेमाल होने के बाद, पुराने होने के बाद जो है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो जब भी हम फिक्स कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन होता है, यानी कि मूल्य ह्रास होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। आई होप आप समझ गए कि फिक्स जो कैपिटल है उसके इस्तेमाल को क्या डिप्रिसिएशन भी कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारा फिक्स कैपिटल है जिस समय हम स्टार्ट किए उसको यूज़ करना, उस समय उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए फिक्स कैपिटल की बात आए तो समझना कि इसको डिप्रिसिएशन भी कहते हैं, मतलब इसका डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है, क्लियर। ओके, द टर्म ऑफ ट्रेड रेफर्स टू, व्यापार की शर्तें, स्थिति। टर्म ऑफ ट्रेड जो है उससे क्या संदर्भित है, क्या संदर्भित है, ठीक है। पहला है द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स ओवर एक्सपोर्ट अर्निंग, ठीक है। निर्यात आय पर आयात व्यय की अधिकता, निर्यात जो आय है उस पर आयात व्यय की अधिकता को क्या कहते हैं, द टर्म्स ऑफ ट्रेड कह रहा है कि कहते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो व्यापार समझौते हैं उनको कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। उसके बाद है द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच अ कंट्री इज ऑफर्ड लोन, वे नियम और शर्तें जिन पर किसी देश को ऋण देने की पेशकश की जाती है। किसी देश को अगर लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो उसको जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे लोन मिलेगा उसको क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है, ओके। चौथा है द रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस। सो इन दोनों के बीच में जो रेशियो है, जो अनुपात है बेटा, उसको कह रहा है कि उसको कहा जाता है व्यापार की शर्तें। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट वुड द टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, ध्यान देना है।
टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, so it is, the right answer will be the ratio between export price and import price, the ratio between export price and import price। okay, the ratio between export price and import price, clear है, the ratio between export price and import price। okay, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं terms of trade। commercialization of agriculture is an indication of, किसी की वैश्वीकरण का एक संकेत है, कृषि का व्यवसायीकरण का एक संकेत जो है वो क्या है, मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर में आपको कमर्शलाइजेशन देखने को मिल रहा है, मतलब एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उसका कमर्शलाइजेशन होने लगा। आप जानते हैं एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का, ठीक है। अगर उसमें आपको बिजनेस देखने को मिल रहा है, कमर्शलाइजेशन देखने को मिल रहा है, इससे क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के आपको बताना है कि व्हाट डज इट मीन इफ देयर इज एन होप, देयर इज अ स्कोप ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट डज दैट मीन। सो इनकम सरप्लस, इसका मतलब जो किसान है उनकी जो इनकम है वो अधिशेष आय जो है बढ़ रही है। दूसरा है प्रोड्यूसर सरप्लस, मतलब उत्पादक जो है उसका अधिशेष बढ़ रहा है, जो उत्पादक हैं उनका अधिशेष बढ़ रहा है। तीसरा है कंज्यूमर सरप्लस, मतलब उपभोक्ता का अधिशेष बढ़ रहा है। और चौथा है विपणन योग अधिशेष, यानी कि मार्केटेबल सरप्लस। चौथा क्या है, मार्केटेबल सरप्लस। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मार्केटेबल सरप्लस। मतलब जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस है, ठीक है, जो प्रोड्यूस है, ठीक है, मतलब जो उपजाया जा रहा है चीजें, वो क्या है, वो आपके यूज से क्या है, जो आप इस्तेमाल करते हैं किसान, उससे अधिक है, ठीक है। सो मान लीजिए कि 5 किलो कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और अगर प्रोडक्शन जो है वो 50 केजी है, तो यहाँ पे 45 केजी एक्स्ट्रा बच रहा है। सो ये 45 केजी है जो क्या है, वो है आपका विपणन योग अधिशेष। मतलब इसको मार्केट में भेज सकते हैं आप, इसको कमर्शियलाइजेशन मतलब बिजनेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप में अगर गेहूं कोई किसान उगा रहा है तो वो जो सरप्लस गेहूं है उसको मार्केट में बेच सकता है वो किसान, और जो पैसा उससे आएगा उसका इस्तेमाल भी जो है दूसरी चीज़ों को खरीदने में वो कर सकता है। सो दैट इज़ वाई जब मार्केटेबल सरप्लस, जब मतलब एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो मार्केटेबल सरप्लस हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा पर मंथ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, पर कैपिटा पर मंथ set as a benchmark of the poverty line for the rural India in 1979, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, फैक्चुअल प्रश्न है। सो ऐसे प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 30/6/2023 को शिफ्ट 4 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो 1979 में ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा के, ग्रामीण भारत के लिए जो गरीबी रेखा के बेंचमार्क के रूप में निर्धारित न्यूनतम उपभोग व्यय रुपीस प्रति व्यक्ति प्रति माह क्या था। सो कब की बात हो रही है, बात हो रही है 1979 की, ठीक है। और ये बात हो रही है किसकी, रूरल एरियाज की, किसकी, रूरल एरियाज की, ठीक है। और प्रति व्यक्ति कितना पैसा जो है पर मंथ हो तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है पर मंथ। सो न्यूनतम जो पैसा है बेंचमार्क वो क्या था, मिनिमम, जो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब इतना अगर आप एक्सपेंडिचर आपका है तो आप गरीबी रेखा के बाहर है, ठीक है, पोवर्टी लाइन के बाहर है। कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये रूरल एरियाज की बात हो रही है, ठीक है, रूरल एरियाज में 1979, बहुत पहले, है ना। और एग्जैक्ट इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 49.09, ठीक है। सो 49.09 अगर किसी के पास 1979 में है प्रति माह वो खर्च कर रहा है तो वो गरीब उस समय नहीं था। तो इस समय के तमाम जो मापदंड हैं जो गरीबी रेखा के लिए, आप जानते हैं ये हमारे सरकार द्वारा है। एक तेंदुलकर कमेटी है, याद रखिएगा, ये भी इसी से इंपॉर्टेंट है गरीबी रेखा से, ठीक है। ये तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर कमेटी,
ठीक है, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी याद रखिएगा, इनका जो है एक सी रंगराजन कमेटी भी था, उनका भी एस्टिमेशन पे जो था कुछ उनके सुझाव थे। तो ये सारे जो कमिटीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हैं, उनके बारे में अगर आपको फैक्ट्स मिले तो उनको याद करते चलिएगा। हो सके कभी एग्जाम में पूछ ले कि गरीबी से रिलेटेड इनमें से कौन सा कमेटी था या समिति था, ठीक है। ओके, आंसर क्या है 49.09। ओके, so the product method used to calculate the annual value of goods and services produced in is also called, क्या कह रहा है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को क्या कहा जाता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को क्या कहा जाता है। सो प्रोडक्ट मेथड की बात हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड यूज टू कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। सो वैल्यू एडेड मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड क्या है, बेसिकली हर एक स्टेप पे जो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका जो कैलकुलेशन है आपका वैल्यू एडेड मेथड पे होता है, ठीक है। हर एक स्टेज पे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और उसको बनाने में हर एक लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट इसमें लग रहा है उसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू एडेड मेथड है वो निकाला जाता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या कह रहा है, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है, वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है। अच्छा प्रश्न है ये, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में जिक्र किया था। सो एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स इज ऑल्सो नोन एज, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। सो एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। तो वियर एंड टीयर का क्या मतलब होता है, वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट है आपका, कोई भी एक प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट में इसकी जो वैल्यू है वो नीचे जाएगी, मतलब इसका जो मूल्य है उसमें कमी आएगी। क्यों, क्योंकि इस प्रोडक्ट को आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को लगातार इस्तेमाल करने के कारण इसकी जो वैल्यू है वो कम होएगी, और जो वैल्यू कम होने का जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर, और वो जो टर्म है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिप्रिसिएशन। मतलब जो प्रोडक्ट है इसका जो मूल्य है उसमें हास हुई है, इसको मूल्यह्रास भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन। जैसे कि मान लेते हैं कि आज किसी देश की जो इकोनॉमी है वो 1000 करोड़ की है, मान लेते हैं कि 2023 में किसी देश की जो इकोनॉमी है वो 1000 करोड़ की है, क्लियर। क्या 5 साल बाद अगर कोई भी गतिविधियां वहाँ पे नहीं हो रही है तो उसकी इकोनॉमी 1000 करोड़ की रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि जो भी कैपिटल प्रोडक्ट उसके पास हैं, जो भी पूंजी के सामान उसके पास हैं, उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आएगी 5 साल बाद, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारे पास एज ए कंट्री मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं आई एम द हेड ऑफ द कंट्री, और मेरे पास जो पूरा मेरा प्रॉपर्टी है मेरे देश का वो 1000 करोड़ का है, और मैं कोई आर्थिक गतिविधियों में मेरा कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है हमारी कंट्री, तो क्या 5 साल बाद वो सेम होगा, नहीं, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए जो कैलकुलेशन करते हैं जब भी हम कोई चीज़ की, जब नेशनल इनकम वगैरह की, तो उसमें जो डिप्रिसिएशन है उसको रिड्यूस करते हैं फाइनली, तब जाके हमारी देश की जो एक्जैक्ट इकोनॉमी है वो हमें पता चलता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डिप्रिसिएशन। क्लियर है, आई होप कि आपकी समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स जो हैं पूछे जा सकते हैं और कैसे उसको डील करना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so which of the following indicates the correct limit for marginal propensity of consume, MPC, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति
एमपीसी की सही सीमा को इंगित करता है? एमपीसी की सही सीमा को इंगित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सो एमपीसी क्या होता है बेसिकली? चेंज इन कंजम्पशन विच चेंज इन कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहां WRT लिखा है, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होता है, जानते हैं, चेंज इन इनकम। ठीक है, मतलब आप जो भोग करते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं चीजें, वो ऑब्वियस सी बात है उसमें परिवर्तन आता है जब आपकी इनकम में परिवर्तन आता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम जो उपभोग करते हैं चीज़ों को वो बढ़ जाता है, जब हमारी इनकम कम होती है तो वो चीज़ें जो है उसमें परिवर्तन आता है और वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही फॉर्मूला क्या है? ABCD क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, 0 लेस देन MPC लेस देन 1। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये सही इंगित करता है हमारे जो लिमिट ऑफ मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी है ऑफ कंज्यूम। ठीक है, क्लियर? ओके। So in which of the following ways aggregate demand function is related to consumption function? ओके, क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन प्रकार से समस्त मांग फलन, ठीक है, उपभोग फलन से संबंधित है? ठीक है, क्लियर? दो ऑप्शन आपके सामने हैं, A1 and 2. They have the same slope C. The aggregate demand function is parallel to, ठीक है, the aggregate demand function is parallel to the consumption function. ठीक है, the consumption function. समस्त मांग फलन उपभोग फलन के समांतर हैं। ठीक है, समस्त मांग फलन जो है उपभोग फलन के समांतर है। ठीक है, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन? ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड ऑफ फंक्शन है इज रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन। क्या आंसर हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू, ओनली टू, ओनली वन, बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 and 2। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है अगर ये पूछा जाए? एग्रीगेट डिमांड का क्या अर्थ होता है? सो टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एग्रीगेट डिमांड। ओके, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सो द आंसर विल बी क्या हो जाएगा? बोथ, बोथ 1 and 2। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड समझ गए आप लोग, टोटल डिमांड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट कह सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर मार्केट, इन अ पर्टिकुलर मार्केट। कोई एक बाजार है, वहाँ पे जो टोटल डिमांड है, ठीक है, गुड्स की मतलब वस्तुओं की और सेवाओं की, उसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सो दे हैव द सेम स्लोप सी, बिल्कुल सही बात है, और द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज पैरेलल टू द कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन है दैट इज पैरेलल टू द कंजम्पशन फंक्शन। आंसर विल बी डी। ओके, सो द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, क्या कह रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, उत्पादन फलन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? जहां L जो है वो श्रम है, C जो है पूंजी है, Q जो है वो अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, सो क्या यहां बताना है? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन।
प्रोडक्शन फंक्शन को समझाना है। क्या कह रहा है, एल जो है, एल का मतलब है लेबर, ओके, एल इज लेबर। सी क्या है, सी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, जो पूंजी आप लगाते हो, जो पैसा लगाते हो। एंड क्यू इज द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस। सो क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू इज मैक्सिमम आउटपुट, क्यू इज मैक्सिमम आउटपुट। ओके, हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस, हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है। सो क्यू क्या है, क्यू जो है मैक्सिमम आउटपुट है। क्यू चूंकि मैक्सिमम आउटपुट है, सो क्यू इज इक्वल टू एफ सी का कैलकुलेशन होगा। सो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेबर को मापदंड बनाया गया है, तो क्यू एल तो बिल्कुल नहीं होगा। सो ये काट सकते हैं हम लोग। अब बताइए क्या कैलकुलेशन कहता है, आपको क्या निकालना है, द प्रोडक्शन फंक्शन, द प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। सो टोटल आउटपुट हमारे पास है और प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे निकालना है। व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so Q is maximum output. Okay, F stand for, okay, Q is actual output, F production, and L is labor and C is capital. Okay, so total output is equal to क्या हो जाएगा, D इसका जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Q is equal to F to the bracket L and C. So labor and capital जो है दोनों का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट होगा, so Q is the right answer. क्लियर है। सो ये जो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बार बार एमसीक्यू भी लगाएंगे तो भी आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार टेक्स्ट बुक अगर पढ़ेंगे आपको याद होगा। एक बुक आपने पढ़ी भी होगी आप लोगों ने, जीएस की जो बुक है पिनाकल की, जीएस थ्योरी की, उस बुक के भी अगर आप पढ़ोगे तो उस बुक में भी बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं। पर्पस क्या है, पर्पस है मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करना। किसी एक क्वेश्चन में मैं हमेशा एक चीज़ कुछ जो अपने लेक्चर्स के दौरान आपको समझाता हूँ, कभी भी ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको दिखे, आप बोले कि यहाँ पे मैं ट्रैप हो जाऊंगा, बिल्कुल वहाँ से निकल जाओ, छोड़ दो क्वेश्चन को, क्योंकि आपका टाइम को किल अगर कर देगा तो हो सके आगे बहुत आसान आसान क्वेश्चन हो, वो सब आपसे छूट सकते हैं, ठीक है। सो टाइम को प्रायोरिटी देना है, कोशिश करना है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि नाउ एग्जाम इज नॉट ओनली स्टडी, इट्स ऑल्सो अबाउट स्ट्रैटेजी, ठीक है। एग्जाम अब केवल पढ़ाई नहीं है, अब आपकी स्ट्रैटेजी का भी परीक्षण यहाँ पे किया जाता है। क्लियर है, ओके। Which of the following statement is correct regarding the features of perfectly competitive market, ठीक है, क्या कह रहा है। सबसे पहले तो यहां देखिएगा, यहां पूछ रहा है कि स्टेटमेंट में से कौन सही है, किसके संदर्भ में बात कर रहा है, बात कर रहा है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, पहला है द मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, द मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट, ठीक है, जानकारी जो है वो पूर्ण होती है। कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, क्या है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ओके, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या आंसर हो जाएगा, व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए होंगे, काफी आसान प्रश्न है ये। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे एंट्री और एग्जिट फ्री होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जो भी फार्म्स वगैरह हैं वो एंट्री कर सकते हैं कभी भी और कभी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, ओपन मार्केट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यहाँ सही होती है। सो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 जो होगा, मतलब एक और दोनों, दोनों सही है, एक और दो दोनों ही सही है। क्लियर,
सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है। एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, सो दो ऑप्शंस आपको यहां मिलते हैं, 1 and 2, ठीक है, ठीक है। एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, उसके संदर्भ में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, पहला कहता है इट इज द, पहला कहता है इट इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। कह रहा है कि टोटल जो कंजम्पशन है उसमें परिवर्तन होता है जब उसमें थोड़ा सा भी जो कंजम्पशन है, जैसे कि एक कोई उपभोक्ता है वो थोड़ा सा भी उसके कंजम्पशन पैटर्न में चेंज होता है तो पूरी जो कंजम्पशन की थ्योरी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। या कुल उपयोगिता का वह परिवर्तन है जो वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ 1 यूनिट, चेंज इन 1 यूनिट, चेंज इन 1 यूनिट। ओके, सेकेंड है इट डिमिनिशेस विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। क्या कह रहा है, वस्तु की उपभोग जो है उसमें वृद्धि के साथ यह कम हो जाता है, ठीक है, उसमें वृद्धि के साथ ये कम हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। सो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। सो इट इज बेसिकली जो मार्जिनल यूटिलिटी है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, इट इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अगर किसी वस्तु के एक यूनिट मतलब थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा उसके कंजम्पशन में, उसके उपभोग में, तो बेसिकली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो चेंज हो जाता है। क्लियर। सेकंड है इट डिमिनिशेस विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। तो दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन 1 and 2। ओके, सो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलता है, आइए करते हैं। सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस द चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फार्म ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। तो एक सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान एक फार्म की वस्तु सूची में परिवर्तन को व्यक्त करने का सही तरीका है। क्या कह रहा है, कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस द चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज, एक्सप्रेस द चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फार्म ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। सो कैसे हम बेसिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। जो एक फार्म है उसके इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्रीज जो हैं, बेसिकली इन्वेंट्रीज कहते हैं, उसमें जो परिवर्तन आएगा तो कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फार्म ड्यूरिंग अ ईयर, सो उसमें क्या है ब्रैकेट में, वैल्यू एडेड, क्या वैल्यू ऐड हुआ है, और माइनस इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय द फार्म प्लस सेल ऑफ द फार्म ड्यूरिंग अ ईयर। बी हो गया, बी क्या है, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फार्म ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। इसमें क्या है, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, उसका क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय फार्म। देखिए यूज बाय फार्म, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय फार्म, उसका क्या है, सेल ऑफ द फार्म ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। उसका फिर क्या, सेल की बात की जा रही है। तीसरा है चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फार्म ड्यूरिंग ईयर, वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। वैल्यू जो ऐड हुआ उसमें से जो फार्म द्वारा कुछ वस्तु यूज किया गया उसको माइनस करेंगे, फिर सेल ऑफ फार्म ड्यूरिंग अ ईयर है ये भी माइनस करेंगे। क्लियर है। डी क्या कहता है, चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फार्म ड्यूरिंग अ ईयर, क्लियर है, ठीक है। वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय द फार्म्स, ठीक है। एक तो वैल्यू जो ऐड हुआ उसको जोड़ेंगे, और जो इंटरमीडिएट गुड्स इस्तेमाल किया है एक फार्म ने आगे की वस्तुओं को बनाने के लिए वो, और माइनस सेल ऑफ द फार्म ड्यूरिंग ईयर, तो ये निकल के आ जाएगा। मतलब एक वर्ष के दौरान एक फार्म की जो वस्तु सूची है उसमें परिवर्तन आता है,
तो मूल्य वर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं और 1 वर्ष के दौरान फर्म की जो बिक्री है उसको क्या करेंगे बेटा, उसको माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। सो आर यू अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? क्या हो जाएगा राइट आंसर? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या हो जाएगा? सो बेसिकली जो सेल है किसी फर्म का उसको क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए माइनस इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। फिर बचा सी, बी और हमारा डी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल को है माइनस करते हैं, यहाँ प्लस दिया गया है, यहाँ पे देखिए माइनस है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर विल बी डी। डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कंसीडर द गिवन कंजम्पशन फंक्शन ऑफ कंट्री एक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन ए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन ए एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम एमपीसी इन द गिवन इक्वेशन। क्या कह रहा है? देश एक्स के लिए दिए गए उपभोग फलन पर विचार करें, ठीक है। ये उपभोग का पैटर्न है कंजम्पशन का। ये निम्नलिखित में से प्रश्न का जो उत्तर आपको देना है, ठीक है। सो आपको C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कंट्री एक्स के बारे में, ठीक है। सो आपको बताना है कि दिए गए समीकरण में स्वायत्त उपभोग ए जो है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको एमपीसी भी कहते हैं, हमने पढ़ा है इसको, का मूल्य क्या होगा, ठीक है। एमपीसी का इसका जो मूल्य है वो क्या होगा? ए इज इक्वल टू 0.8, एमपीसी जहाँ पे 100 होगा। ए इज इक्वल टू 100, एमपीसी 80, ए इज इक्वल टू 80, एमपीसी इज इक्वल टू 0.10 एंड ए इज इक्वल टू 100, एमपीसी 0.8। What could be the right answer? What could be the right answer? तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ए हो जाएगा 100 और एमपीसी क्या हो जाएगा? एमपीसी हो जाएगा 0.8। सो ए 100 यहाँ है, यहाँ भी है, एमपीसी 0.8। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। ओके, डी विल बी द राइट आंसर। Okay, so which of the following statement is correct regarding the production possibility frontier? क्या कह रहा है? सीमांत उत्पादन संभावना के संदर्भ में, सीमांत उत्पादन संभावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। It gives the combination between two goods that can be produced when the resources of the economy are fully utilized. Okay. क्या कह रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। सो सीमांत उत्पादन संभावना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीमांत उत्पादन संभावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला कहता है इट गिव्स द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुल्ली यूटिलाइज, ठीक है। ये काम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, ठीक है, क्लियर। दूसरा है इट इलस्ट्रेट्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ये अर्थव्यवस्था की उत्पादन जो संभावनाएं हैं उसको दर्शाता है। उसको क्या करता है? उसको दर्शाता है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? बेसिकली सीमांत उत्पादन संभावनाओं के बारे में जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है जिसको बताता है कि कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। जब हमारा रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी जो है वो फुल्ली यूटिलाइज होता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स में दो वस्तु जो है एक साथ निर्माण हो सकते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है ये दर्शाता है। और दूसरा इट इलस्ट्रेट्स, मतलब ये अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं को भी दर्शाता है, ठीक है। आंसर इसलिए क्या होगा? बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, in India which of the following is not an objective of the national manufacturing policy? क्लियर। भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? नेशनल
मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नोटिफाई किया था, ठीक है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब का है ये पॉलिसी आपका 2011 का, ठीक है, 2011 का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, तो भारत में निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण निर्मित का एक उद्देश्य नहीं है? देखिए आपको क्या बताना है, चार उद्देश्य दिए गए हैं, उसमें बताना है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। पहला क्या है, टू इंक्रीज द सेक्टोरल शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द जीओपी टू एटलीस्ट 25% बाई 2022, ठीक है, 2022, क्लियर है। सो दूसरा है टू डबल द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बाय 2022, ठीक है। सो डबल द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तीसरा क्या है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ जॉब क्रिएशन सो एज टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022, ठीक है। सो टू क्रिएट 100 मिलियन एब्सोल्यूट एडिशनल जॉब बाय 2022। डी है टू इन्हांस ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजिकल डेप्थ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। चार ऑप्शन आपको यहां दिए गए हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, सो बेसिकली आपको यहां क्या पूछा जा रहा है, यहां पूछा जा रहा है बेटा आपसे नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ओके, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में आया, जो डबल द एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट को डबल करना है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का बाय 2022, इट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2011, ठीक है। सो ये क्या है, इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज के सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे आप, या करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स की बुक में अगर आपने पढ़ा है, सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें याद करनी है। और जब आप पढ़ोगे 2-3 बार तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद भी हो जाती हैं कि ये चीज़ें हैं। जब क्वेश्चन देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। क्या कह रहा है, आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है, आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है। व्हाट इज एन इंडिकेटर ऑफ सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस समझ रहे हो, मतलब आत्मनिर्भर। कोई भी देश जब आत्मनिर्भर होता है तो क्या करता है, उसके पास जो उत्पाद होता है उसका, वो क्या होता है, वो मल्टीपल लेवल पे हर एक चीज़ों को कैटर करता है। मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, दैट इज मेकिंग इट सेल्फ रिलायंट। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंट्री और द पर्टिकुलर सोसाइटी नो मोर डिपेंड्स ऑन अदर कम्युनिटी एंड अदर सोसाइटी एंड अदर कंट्रीज। ओके, सो आइए एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका एग्जैक्ट और राइट आंसर होना चाहिए। ओके, सो पहला है इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। ठीक है, इंक्रीज इन, देखिए आत्मनिर्भर बनना है तो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में क्यों हम इंक्रीज करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अवॉइडिंग द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। ठीक है, मतलब उन वस्तुओं के आयात से बचना है जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है, ये सही हो सकता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। ओके, कह रहा है कि उन वस्तुओं को निर्यात में वृद्धि, ठीक है, निर्यात में वृद्धि जिनका उत्पादन जो है देश में नहीं किया जा सकता। वैसे वस्तुओं का निर्यात हम क्यों करेंगे जिसका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो पाएगा या कम होता है। जब हम उसको बाहर भेज देंगे तो उसकी कमी भी तो इंडिया में होने लगेगी ना, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अवॉइडिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। ओके, उन वस्तुओं के निर्यात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। ठीक है, ये भी गलत है। अवॉइडिंग एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, ये हम क्यों करेंगे, अगर जिस चीज़ को हम बना रहे हैं उसको निर्यात करने में क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि हम मेडिसिन के फील्ड में बहुत आगे हैं, इंडिया बहुत आगे है, अगर मेडिसिन का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत अच्छा है तो उसको एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी।
ठीक है, मतलब उन चीज़ों के इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स मतलब मंगाना, ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। सो भारत में जो चीज़ को उत्पाद उसका किया जा सकता है उसको हम लोग विदेश से नहीं मंगाएंगे। सो दिस विल मेक इंडिया अ सेल्फ लैंड कंट्री, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को बनाएगा। क्लियर? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, निम्नलिखित में से क्या जो है मध्यवर्ती वस्तु का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जो है मध्यवर्ती, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स मतलब उससे सामान का आगे भी इस्तेमाल हो सकता है। हार्ड ड्राइव का होता है लैपटॉप में, स्टील का भी आगे होता है बर्तन बनाने में, पेंट का भी आगे होता है घर बनाने में, लेकिन मेडिसिन क्या है, मेडिसिन जो है ये फाइनल गुड है, इसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, ये फाइनल गुड्स है। और ये तीनों जो है ये क्या है, ये आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी मेडिसिन, डी मेडिसिन। Okay, so the proportion of a small increase in income, the proportion of a small increase in income which will lead to increased consumption, ठीक है, increased consumption expenditure is known as, आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी उसे किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। The proportion of a small increase in income which will lead to increased consumption expenditure is also known as, क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है बेटा कि जब इनकम में हमारे अगर इजाफा होता है, ठीक है, तो हमारा जो कंजम्पशन है, हमारा जो उपभोग है उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकम में जो चीज़ें होती हैं उसको उसमें मतलब परिवर्तन, जो हमारा कंजम्पशन है उसमें फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम जब चीज़ों को यूज़ करते हैं उसमें जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल कंजम्पशन एफिशिएंसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल एफिशिएंसी टू ऑफ इनकम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। क्वेश्चन आप समझ गए ना, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम में जब बढ़ोतरी होगी तो हमारे कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होगी, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब सीमांत उपभोग में प्रवृत्ति, ठीक है। सो इनकम अगर बढ़ता है, मान लेते हैं, ठीक है, इनकम अगर बढ़ता है तो आपको जो एक्सपेंडिचर है क्या होगा, उसमें ऑब्वियस सी बात है उसमें इजाफा आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें भी इजाफा आएगा। क्लियर है? सो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी प्रशासन, फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थ, नेशनल डिफेंस, राष्ट्रीय रक्षा और रोड्स, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है, गवर्नमेंट, सरकारी प्रशासन, ठीक है, फूड आइटम्स, नेशनल डिफेंस और रोड्स। बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। मैंने आपको पब्लिक प्राइवेट गुड्स पहले ही समझाया है कि क्या होते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, ठीक है, मैंने आपको पहले समझाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। मैंने बताया है कि पब्लिक गुड्स वैसे गुड्स हैं, ठीक है, क्या है पब्लिक गुड्स, ये क्या है, ये है नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब क्या हुआ, मतलब इसके इस्तेमाल से किसी दूसरे व्यक्ति पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया था, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है पार्क, रोड, ठीक है, अगर पार्क रोड कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी व्यक्ति है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या उनके इस्तेमाल करने में कोई परेशानी या कठिनाई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ दिख रही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फूड आइटम्स, क्योंकि फूड आइटम जो है बेसिकली ये जो है फूड आइटम्स, इसमें क्या होता है, इसमें
जो पर्टिकुलर पर्सन है, एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो इसका इस्तेमाल करता है, और ये जो है क्या है, ये जो है पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है। ये क्या है, ये एक प्राइवेट गुड्स है। ठीक है, क्लियर। सो आज की क्लास में इतना ही। आज के 25 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स आप याद कर पाए होंगे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे, तो निश्चित ही जो इसका फ़ायदा है आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। रिवीजन करना मत भूलिएगा। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितने भी सफल विद्यार्थी हैं उनको बाकी विद्यार्थियों से अलग जो है उनका रिवीजन और लगातार मेहनत ही बनाता है। कोई अलग नहीं होता, कोई यूनिक नहीं होता, उसको यूनिक उसकी मेहनत बनाती है। इसलिए मेहनत करते रहिए। मैं हमेशा आपके साथ बना हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।